हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था फिलिस्तीन और इजराइल जो है उनका कन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट कहां से हुआ था, क्यों इन लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जमीन के कारण आपस में एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं। भारत जो है ऑफिशियली इतने साल तक इजराइल के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं बना रहा था, और आखिर इजराइल वन साइडेड भारत की लगातार मदद क्यों कर रहा था। ये सारे सवाल के जवाब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। आज हम इजराइल की जो सबसे ज्यादा कहते नहीं कि खुफिया एजेंसी है, जिसका डर पूरे विश्व में इतना ज्यादा है कि अगर दुश्मन को ये लगता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो क्या करता है, खुद को अपने आप को खत्म करना ज्यादा बेहतर समझता है रेदर देन कि मोसाद उसको पकड़े। क्योंकि सबको पता है कि मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस है कि अपने दुश्मनों को ना तो कभी वो माफ करता है और ना ही अपने दुश्मनों को भी भूलता है। अगर उसके बारे में अगर हर एक उसके कारनामे की बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में सिर्फ 2 ऑपरेशन यहाँ पे बताऊंगी, जिससे आप लोगों को पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर पूरा विश्व जो है मोसाद से क्यों डरता है और वो इतना बड़ा जो खुफिया एजेंट्स कैसे बना। और साथ ही साथ आप लोग आजकल वेब सीरीज देखते हो, जब हम वेब सीरीज देखते हो हमें लगता है कि ठीक है अभी जो भी पहेली है खत्म हो जाएगी, लेकिन एंड आते आते कुछ ना कुछ जो मिस्ट्री है वो रह जाती है और फिर से हमें नए जो पार्ट का इंतजार रहता है। तो मोसाद के बारे में भी कुछ ऐसा ही हम कह सकते हैं। साथ ही साथ इस वेब सीरीज का जो हीरो और विलन दोनों ही मोसाद खुद ही है, क्योंकि हीरो वो अपने सिटीजन के लिए, अपने देश के लिए है, अपने लोगों के लिए कि जिनके कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो जो मोसाद है चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। और आपको एक चीज और पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, शहादत चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति जिसने कितने बड़े से बड़े काम कर लिया हो, कुछ 2-3 दिन के बाद सब उनको भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 11 प्लेयर्स के लिए 20 साल तक एक ऑपरेशन चला था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने टाइम तक याद रखना और उसके लिए बदला लेना। तो आप समझ सकते हो कि इसीलिए वो उनकी नजरों में हीरो है। विलन वो अपने दुश्मनों के लिए है, जो भी उनके तरफ आग उठा के देखता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली उनके द्वारा, मोसाद के द्वारा चलाए गए जो 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोसाद आखिर दुनिया उसे क्यों कांपती है, क्यों उससे डरती है। तो चलिए पहले तो हम समझ लेते हैं कि इजराइल जो है इंडिपेंडेंट देश कब बना। 14 मई 1948 को। भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अगले ही साल ये बन गया था और वहीं से फिलिस्तीन और इजराइल का कन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गया था। तो उसके द्वारा जो मोसाद जो इजराइल के द्वारा बनाया गया था दिसंबर 1949 में, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि इस साल का जो हमारा टॉपिक है इजराइल और इंडिया का रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना ये सब बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमारा लेटेस्ट रिलेशन है जो अभी कहते हैं ना, नए नए रिश्ते हमारे बनने स्टार्ट हुए और इतने मजबूत बनते जा रहे हैं। और वैसे भी जब जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो इजराइल से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके द्वारा 2 मेन ऑपरेशन चलाए गए थे। पहला ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं ईश्वर का कहर। आखिर ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब याद रखना 5 सितंबर 1972 जब हमारे यहाँ पे जब टीचर्स डे मनाया जाता है, तो सभी लोगों को 5 सितंबर पता होगा। तो उसी दिन 1972 की बात है। जर्मनी का शहर है म्यूनिक, वहां पे इजराइल के जो प्लेयर है ओलंपिक खेलने गए हुए थे। वहां पे जो भी इजराइल के जो 11 प्लेयर्स थे उनको क्या कर लिया था, जो भी PLO आपको पता होगा, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन को के लोग थे वहां पे, आतंकवादी थे फिलिस्तीन के, वो वहां पर गए। 11 के 11 जो प्लेयर्स थे उनको क्या कर लिया, उन्होंने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद अपनी डिमांड रखी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इजराइल कभी भी आतंकियों के आगे घुटने नहीं टेकता है। अगले दिन 11 के 11 प्लेयर को जान से मार दिया गया, जिसके बाद इजराइल जो है बहुत गुस्से में आ गया और उसने डिसाइड किया कि इस जो भी इस आतंक में जो भी इस प्लानिंग में शामिल होगा, चाहे वो डायरेक्ट चाहे वो इनडायरेक्ट, उसको गिन गिन कर बदला लिया जाएगा। यहाँ पे आतंकवादियों ने ये सोचा कि अपना काम कंप्लीट हो गया और मोसाद का डर उनको भी था, इसीलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, बट गए। लेकिन मोसाद ने एक एक आतंकवादी को, एक एक को चुनकर, चाहे देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी थे, उनको ढूंढ निकालना। पूरा 20 साल ये ऑपरेशन चला, जब तक हर एक लोग जो भी चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए थे सभी को मार गिराया। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि जब जब वो इस तरह के आतंकवादी को मारते थे, जो इसके साथ कनेक्शन होता था जिनका, उसके साथ कहते हैं, अब कितना सच है झूठ है ये नहीं पता, लेकिन 11 कहते हैं अलग से गोली मारते थे उन प्लेयर्स को याद करके, उनको श्रद्धांजलि देकर, उनको ट्रिब्यूट देकर, और जो भी आतंकी मारते थे उनके फैमिली वालों को बुके के साथ एक मैसेज जाता था कि मोसाद ना तो अपने दुश्मन को कभी माफ करता है और ना ही कभी भूलता है। दुनिया इस चीज को भूल चुकी थी, क्योंकि 1972 से लेकर 20 साल तक इतने बड़ी चीजों को कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन मोसाद ने इसको याद रखा, इजराइल के लोगों ने इसे याद रखा, और 20 साल तक, जब तक इस पूरे घटना को अंजाम नहीं दिया गया, एक एक व्यक्ति को मौत के मुंह में नहीं डाला गया, तब तक ये मिशन चलता रहा। बहुत बड़ी बात है, 20 साल तक इस मिशन को चलाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि जिसे कहा गया ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। अगर आप लोग चाहे तो इसमें मूवी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिखाया गया है, और हमें उनसे सबक भी लेनी चाहिए कि अपने देश के लोगों के प्रति उनका कितना सम्मान है, कितना प्यार करते हैं, और उनके लिए मोसाद के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर वो इतना खूंखार, इतना बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो छोटा सा देश है, और जिस दिन वो शांत होकर बैठ जाएंगे, जिस दिन वो अपना हथियार उठाना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, देश उनको बर्बाद कर देगा। कहते हैं ना कि आपको अपने सर्वाइव के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर आपको हथियार उठाना पड़ा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो यही हाल इजराइल का है, वरना इनको आज में जितने भी अरब नेशंस हैं, 6-6 देश मिलकर एक साथ पे अटैक करता है और इसको बर्बाद कर देगा, जिसके कारण मोसाद और इजराइल को इस तरह के जो हमले का जवाब उसे डटकर देना ही पड़ता है। लोगों में डर पैदा करना उसकी मजबूरी है, ताकि कोई भी छोटा सा देश है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, और कहीं पे भी, मैंने बताया ना, सिर्फ इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे ज्यूज लोग मेजोरिटी में है, बाकी किसी देश में आपको इतने सारे ज्यूज नहीं मिलेंगे। अगर यहां से भी उठ के चले गए तो पूरे विश्व में जो उनका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए बेसिकली वो लोगों में ऐसा डर पैदा करना चाहते हैं, अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि अननेसेसरी अगर आप उस पर अटैक करोगे, आप उन पर परेशान करोगे, तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन एंतेबे या ऑपरेशन थंडरबोल्ट के भी नाम से जाना जाता है। इस पे भी मूवी बनी है, बहुत सारी मूवीज बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि ये भी बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। तो ये बेसिकली हुआ कैसे, कोई लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ था युगांडा, आपने सुना होगा अफ्रीका का। तो युगांडा का एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है एंतेबे एयरपोर्ट, वहां पर इस मिशन को किया गया था। अब देखिए मिशन में था क्या, आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो ऑपरेशन एंतेबे वाज अ सक्सेसफुल काउंटर टेररिस्ट। देखिए जो मोसाद है वो बेसिकली जो टेररिस्ट है उसी को जवाब देने के लिए बनाया गया है। और इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है मोसाद की, कि इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्ट जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हीं को रिपोर्टिंग करती है, बीच में वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। और जब देश पे कोई भी मुसीबत आती है, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है या किसी बहुत बड़ा सीक्रेट कोई मिशन बनाना हो, तो इसका जिम्मा किसको दिया जाता है, मोसाद को दिया जाता है, क्योंकि उसने हर बार अपने मिशन को सक्सेसफुल किया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी। 27 जून 1976 की बात है। देखिए पूरा विश्व में किस तरह से इजराइल को परेशान भी कर, देखिए 72 में उसके 11 प्लेयर को बेवजह मार दिया गया था, और 1976 में फिर से उसके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है कि 1976 में 248 पैसेंजर के साथ बेसिकली वो प्लेन जो है वो उड़ा था। कहां से, याद रखना है आपको, इजराइल में एक शहर है, सिटी है, उसका नाम है तेल अवीव, वहां से उड़ा। फाइनली उसको जाना था, फ्रांस जाना था, लेकिन बीच में वो जो एथेंस है वहां पे रुका था, वहां पे जो 58 पैसेंजर चढ़ गए, वहीं पे 4 टेररिस्ट भी उसमें चढ़ गए थे, जिसमें से 2 टेररिस्ट जो थे वो PLO के थे, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वही जो उन्होंने 1972 में 11 फरवरी को मार दिया था। वहां पे भी उनका कनेक्शन था, और यहाँ पे भी देखिए उनका कनेक्शन है। उसके बाद 2 जो टेररिस्ट थे वो जर्मनी रेवोल्यूशन ब्रिगेड के। जर्मन लोगों का आपको पता ही है कि यहूदी लोग, जो ज्यूज लोग हैं, उनसे बहुत नफरत करते हैं। हिटलर आप लोग देख चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह से उनको बर्बाद किया था, पूरे रूम में बंद करके गैस के गोले छोड़ देते थे और उनको मतलब दम घुट के वो मर जाते थे। तो जर्मनी लोग आपको पता है कितना ज्यादा इनसे नफरत करते थे। 2 कहाँ के थे, जर्मनी के थे, और 2 कहाँ के थे, फिलिस्तीन के थे। 4 टेररिस्ट वहां पे चले गए, उस प्लेन को हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करके सीधा वो कहां पर ले गए, लीबिया ले गए। लीबिया क्या है, बिल्कुल इजराइल के थोड़े से ही दूर में पड़ता है। इजिप्ट पार करोगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, लीबिया मिलेगा। वहां पे उन्हें फ्यूलिंग बढ़ाया
और वहां पे वो उतारना चाहते थे, लेकिन वहां पे दो मजबूरी थी। एक मजबूरी तो ये थी कि वो बिल्कुल इसराइल के बगल में पड़ता था और जहां पे उसको ज्योग्राफिकली फायदा होता वो सीधा जल्दी से अटैक कर सकता था। दूसरा, वहां पे आपको पता है लीबिया के पास जो ऑयल वो बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो उसने मना कर दिया कि दूसरे देशों से उसके बहुत अच्छे रिलेशन है, इस टाइम पे वो रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, जिसके कारण वहां पे उसको लैंड नहीं कराया गया। उसके बाद जो टेररिस्ट थे, हाईजैकर्स थे, वो चाहते थे, उनको पता था कि जो अरब देश है वो इजराइल से बहुत नफरत करते हैं, इसीलिए कोई ना कोई अरब देश उनको परमिशन दे देगी, लेकिन उन्होंने भी देने से मना कर दिया। फाइनली जो युगांडा के जो रूलर थे ईदी अमीन, उन्होंने उसको परमिशन दे दी, उसको अपने देश में लैंड कराया और जो कि युगांडा का सबसे फेमस सबसे बड़ा एंतबे एयरपोर्ट है वहां पर उसको लैंड किया गया। वहां पे ईदी अमीन के द्वारा जो उस टाइम पे रूलर थे, डिक्टेटर थे, वहां पे उसका बहुत वेलकम किया और भी वहां पे टेररिस्ट थे। और उसके बाद वहां पे मिले और वहां पे जो होस्टेजेस में थे उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जो ज्यूज और इजराइल के थे उनको सेपरेट बिल्डिंग में रखा गया, जो नॉन ज्यूज थे उनको दूसरे बिल्डिंग में रखा गया। उसके बाद इजराइल से नेगोशिएशन का काम स्टार्ट होगा। अब देखिए कि अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर उन्होंने प्लेन हाईजैक किया तो उनका कोई ना कोई मोटिव था, तो मोटिव ध्यान से सुनिए क्या था। पहला उनका मोटिव क्या था कि जितने भी फिलिस्तीन प्रिजनर है उनको इजराइल वाले रिलीज करें और साथ ही साथ 4 अलग अलग देशों में जो उनके मतलब जो प्रिजनर्स हैं उनको भी कैद से बाहर किया जाए और साथ साथ $5 मिलियन इन 3 चीजों की उन्होंने डिमांड करी। और इसके लिए मात्र 48 आवर्स दिया गया, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा टाइम देते तो इजराइल कुछ प्लान बना सकते थे, लेकिन इजराइल ने उसमें बहुत बड़ा गेम खेल गया, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल कभी भी जो टेररिस्ट है उसके आगे घुटने नहीं टेकता, उनके डिमांड्स को मानता नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमेटिक बात करके भी देख लिया लोगों से, किसी भी तरह की जब बात नहीं बनी तो इजराइल को समझ में आ गया कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, मोसाद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे मिशन को समझने के लिए उसको टाइम की रही थी, तो उसने वहां पे जो हाईजैकर्स थे उनसे बातचीत की। उनको कहा गया कि देखिए मैं तो अपने देश के जो भी मेरे पास प्रिजनर है, कैदी है, मैं उनको रिलीज कर दूंगा, बट दूसरे देशों से मुझे बात करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और इसके लिए उसने 1 हफ्ते का टाइम मांग लिया, यानी कि 4 जुलाई तक अब उनको टाइम मिल गया। अब उनके पास 1 हफ्ते का टाइम आ गया। इसमें उन्होंने क्या करा, बहुत कुछ वो तैयारी कर सकते थे। इसी बीच जो हाईजैकर्स थे, जो उनसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि उन्होंने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे जो नॉन इजरायली थे, जो नॉन ज्यूज थे, वो लोग भी इसमें सवार थे। तो इसमें उन्होंने क्या करा कि दूसरे देशों से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जितने भी नॉन इजराइल थे उन सभी को रिहा कर दिया गया। और जैसे इनको रिलीज किया गया, वो लोग अपने अपने फ्रांस जहां पे उनको जाना था वो पहुंच गए। मोसाद ने सबसे पहले उन लोगों से कांटेक्ट किया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कहाँ पे होस्टेजेस को रखे गए। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पे कितने लोग हैं, क्या क्या उनके पास वेपन्स है, सभी चीजों की इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया। दूसरा, आपको पता है कहते हैं जब आप जी जान से किसी चीज को चाहते हो तो आपका ईश्वर भी साथ देता है, भाग्य भी साथ देता है। तो अब देखिए जो एंतबे एयरपोर्ट बनाया गया था, वहां पे जो टर्मिनल थे, रनवे थे, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम भी इजराइल की किसी कंपनी ने ही किया था। तो वहां पे उनके पास सारा मैप था जिसके द्वारा वो लोग प्लान कर सकते थे कितने डिस्टेंस पे बिल्डिंग है, कहाँ जाना है, क्या क्या सिक्योरिटी है, सभी चीजों की उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई। कितने लोग हैं ये सब उन्होंने नॉन इजराइल जो रिलीज किया था उनसे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। और अब डिसाइड किया कि 4 जुलाई 1976 को कि इस दिन उनकी बात मानी जाएगी हाईजैकर से, पर उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 जुलाई रात को 1 बजे ही उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम प्लान को अंजाम देंगे। अब यहां से क्या हुआ कि जो इजराइल के 5 जो है प्लेन यहां से उड़े, जिसमें 3 में कमांडर्स थे, 100 कमांडर्स थे, और उसके बाद 2 में, एक में तो क्या था मेडिकल स्टाफ जितने भी सामान थे, और एक खाली जो था वो ताकि वहां पे होस्टेजेस को भर के लाया जा सके, ये उड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ध्यान से कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो जाएंगे रात को तो दूसरे देश के जो रडार, पता ना कोई भी प्लेन उड़ता है तो उनके रडार पे वो आ सकते हैं, इसीलिए वहां पे घूम के जाना पड़ा। और उन्होंने ये चीज देखा कि वो इतने हाइट से जाएंगे ताकि किसी भी देश के रडार पर उनकी प्लेन ना आ सके। इन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। और एक बात और, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि उसका जो भी युगांडा का रूलर था ईदी अमीन, कि वो किस तरह के प्लेन है में उड़ के जाता है, कैसे उसके पास गाड़ी है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसने कलेक्ट कर ली, ताकि जब वहां पे एयरपोर्ट पे वो लैंड करे तो वो लोग समझे कि वहां के राष्ट्रपति आए, क्योंकि राष्ट्रपति जो थे मॉरिशस, मैंने बताया ना मॉरिशस गए हुए थे किसी मीटिंग के लिए। तो ये सब चीजें उन्होंने प्लान किया था। जैसे ही वो यहाँ से निकले, वो लोग बेसिकली वहां पे उतरे, जैसे ही रेड कलर सॉरी उन्होंने ब्लैक कलर की रेंज रोवर BMW गाड़ी वगैरह ली थी, वो सारी चीज दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पे एक चीज में गलती हो गई इसराइल से कि वहां पे बिल्कुल हाल ही में जो उसका रूलर था
उन्होंने अपनी ब्लैक गाड़ी की जगह बंद करके व्हाइट गाड़ी उन्होंने स्टार्ट कराया था। और यही गलती उनसे हो गई, जहां पे एंतेबे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी थी उसमें से एक पर्सन का ध्यान उस पर चला गया और फिर गोलियां स्टार्ट हो गई। इन्होंने पूरी तैयारी की थी, साइलेंसर उन्होंने गन रखे हुए थे, वहां पे जबरदस्त फायरिंग हुई। उन्होंने अपने जो भी प्लेन है उसको उन्होंने रनवे पे लैंड किया और उसके बाद फायरिंग करते हुए वो सीधा वहां पर बिल्डिंग जो थी 2 किलोमीटर दूरी पे थी, उनके पास मैप था, सारी सिक्योरिटी उनको पता था, सब उन्होंने पहले से प्लान बना लिया था। एकदम गोलियों के साथ अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो बिल्डिंग तक पहुंचे। और उनकी एक लैंग्वेज है हिब्रू, वो बेसिकली इजराइल में ही बोली जाती है। अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग इजरायली हैं और हम तुम्हें बचाने आए हैं। देखिए 1 बजे रात ही मिशन हो रहा था, 1 बजे रात को अंधाधुंध गोलियां होगी तो जो होस्टेज भी रहते उनमें अफरा तफरी होगी, वो भी डर गए। लेकिन जब हिब्रू भाषा में उन्होंने सुना कि हम हमारे देश के कमांडर है, हमको बचाने के लिए आए हैं, तो उन्हें बहुत चैन मिला, वो लोग नीचे बैठ गए। इसी अफरा तफरी में जो 3 होस्टेजेस थे उनकी डेथ हो गई और वो फायरिंग करते हुए सारे होस्टेज को फटाफट से अपने प्लेन में बिठाने चले गए। और उसके बाद इस पूरे जो इंचार्ज को, यानी यूनिट इंचार्ज जो फील्ड इंचार्ज थे, को याद रखना है कौन थे, जो योनाथन नेतन्याहू, ठीक है। उन्होंने क्या करा, सभी को पूरे प्लेन में ले जाने के बाद जो एंड में वो खुद चले, इसी बीच उनको क्या लग गई, एक गोली लग गई और जिसके कारण बीच रास्ते में उनकी डेथ होगी, उनको नहीं बचाया जा सका। और याद रखना है कि ये जो मैंने बताया ना योनाथन नेतन्याहू जो थे, वो आज के जो बेंजामिन जो नेतन्याहू जो करंट प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उन्हीं के बड़े भाई थे। और वहां पे आपको पता है कि देशभक्ति इतनी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो जो बेंजामिन नेतन्याहू अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, उनके भाई ने इतना बड़ा ऑपरेशन को सक्सेसफुली दिया था, तो वहां के लोगों का उनके प्रति कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट होगा। तो ये चीज आपको, उसके बाद जैसे ही वहां पे पहुंचे, ठीक है, एक चीज और उन्होंने बहुत अच्छी की, क्योंकि ये सारे जो भी प्लेन थे, पैसेंजर प्लेन थे, ज्यादा बहुत तेज नहीं उड़ सकते थे, तो उन्होंने देखा कि एंतेबे एयरपोर्ट पे जो सोवियत यूनियन के द्वारा, जो सोवियत संघ है उस टाइम पे उसके द्वारा बनाए गए जो MiG-21 थे, 11 वहां पे खड़े थे। अगर वो लोग बाई चांस वहां के जो एयरफोर्स है, अगर वो उनका पीछा करते, समझ में आया, तो उनके कुछ भी नहीं बचना था, पूरा का जो मिशन है वो खत्म हो जाता। इसीलिए उन्होंने जो 11 MiG-21 वहां पे खड़े थे उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि किसी भी तरह से उनको पकड़ा ना जा सके। और इस तरह से वो अपने देश में तेल अवीव पहुंच गए, जहां पर उनका बहुत ही गर्मजोशी से उनका बहुत वेलकम किया गया। और इस मिशन के बाद पूरे विश्व में इजराइल और मोसाद की बहुत वाहवाही हुई, तारीफ हुई कि किस तरह से दूसरे के देश में घुसकर उन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि एक जो यूनिट कमांडर थे जिनको शहीद होना पड़ा, बाकी जो थे सभी लोगों को 3 होस्टेजेस में बनी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस मिशन को सक्सेसफुल कहा था कि दूसरे के देश में घुसकर सबको बचाकर अपने देश में शांति से ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई, लेकिन जो ईदी अमीन है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। जब इजराइल ने उसको फोन किया तो उसे लगा कि शायद वो नेगोशिएट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि वहां पर पूरा जो मिशन है इजराइल के द्वारा सक्सेसफुल हो चुका है और वहां पे जितने भी हाईजैकर्स थे, युगांडा के जो ऑफिसर्स थे, उनको मार दिया गया, उनके इतने नुकसान किया गया, एयरपोर्ट का इतना नुकसान हुआ, तो बहुत ज्यादा वो बौखला गए। और इसमें एक चीज क्या हुई, एक इजराइल की एक लेडी थी, वो काफी मतलब ओल्ड थी, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था वहीं पे युगांडा में। अब इजराइल वालों को ये चीज नहीं पता था कि वो एक जो लेडी है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इनमें से नहीं है। जब ईदी अमीन को पता चला कि पूरा जो उनकी प्लानिंग थी वो पूरा बर्बाद कर दिया इजराइल के कमांडर ने, अब बंदा फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा, वो हॉस्पिटल गया और वहां पे उसने उसको मार दिया। यानी कि आप समझ सकते हो एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में और क्या कर सकते, ज्यादा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि आपके घर में ही घुस के अपने बंदों को वो छुरा कर ले गया, आपके घर, आपके एयरपोर्ट, आपके ऑफिसर, सबको उसने तबाह कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मोसाद है वो किस चिड़िया का नाम है, कि वो क्या करने की हिम्मत रखता है, क्या कर सकता है। और ये जो बेसिकली काम है उसको ये दिखाना भी मोसाद को होता है कि अगर आप लोग इस तरह के काम करोगे, हम पे अटैक करोगे, तो हम लोग इसका जवाब जो है इतनी बुरी तरीके से देंगे कि सामने वाला दुश्मन जो है कभी भी दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। और मोसाद के लिए थोड़ी बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि मैंने बताया कि पूरे विश्व में जो ज्यूज लोग हैं उनके साथ दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो केवल ज्यूज लोग हैं। जर्मनी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये पूरा मिशन जो है आपने देख लिया कि किस तरह से इस मिशन को पूरा सक्सेसफुल किया गया। और इस पूरे मिशन में जो केनिया है उसने इजराइल का साथ दिया, हालांकि केनिया को भी इसके लिए कीमत चुकानी पड़ी, बट उसकी मदद से ही
और यहाँ पे ये देखिए कि अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ईदी अमीन की दुश्मनी क्या थी इजराइल के साथ। पहले ईदी अमीन जो था बेसिकली इजराइल के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, उसने इजराइल से एक फाइटर जेट मांगा, इजराइल ने उसको मना कर दिया, जिसके बाद वो इजराइल से नफरत करने लगा और उसने उसको मजा चखाने के लिए, उसे बदला लेने के लिए उसने हाईजैकर्स को परमिशन दी, वहां पे लैंड करा, उसको वेलकम किया, अपनी सिक्योरिटी दी उसको, ताकि जो होस्टेजेस है उसको वो वहां पे कड़ी नजर रख सके। तो इस तरह से वैसे भी अफ्रीका के जो बहुत से लोग हैं वो इजराइल से नफरत करते हैं। तो ये सारा जो ऑपरेशन था एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हम कह सकते हैं। और ये आपको याद रखना है कि आज के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं के बड़े भाई जो योनाथन नेतन्याहू है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना काफी है आपको मोसाद को समझने के लिए, इजराइल की एजेंसी को समझने के लिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने चाणक्य को सुना होगा, चाणक्य जो है बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक था, उसके बराबर का इंटेलिजेंस आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं चाणक्य की जो नीति कहती है कि अपने दुश्मन को आप इस तरह बर्बाद कर दो मौका मिलते कि वो कभी भी खड़ा ना हो सके। तो मोसाद भी यही काम करता है कि अपने दुश्मन को वो इतना ज्यादा मतलब तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है कि आगे से कोई भी दुश्मन उसके आगे खड़ा ना हो सके। और उसकी मैंने बताया ना कि मजबूरी भी है, उसकी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, जिसके कारण उसका एम क्या है, अपने ऑपरेशन के द्वारा लोगों के दिल में जो टेररिस्ट है, जो उस पर अटैक करते हैं, जो उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों को डर पैदा करना, ताकि वो इस तरह के जो अंजाम है, इस तरह के जो काम है वो बंद कर दे। और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे जो टेररिस्ट है एक छोटा सा बम पटाखा करते हैं और इजराइल को चैलेंज कर देते हैं कि ये तो थ्रिलर है, अब ये तो केवल अभी स्क्रिप्ट थोड़ा सा अपने ट्रेलर दिखाया, अभी पूरी मूवी बाकी है। तो आप समझ सकते हो कि इजराइल का जो मुसाद है वो क्या करने की हिम्मत रख सकता है। तो आई होप ये दो जो ऑपरेशन है इतना कहने के लिए काफी है। बाकी आपको जो बाकी नई जो चीजें हैं इजराइल से रिलेटेड हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।